हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर के पैरामीटर सेपरेशन को चेंज करके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो पढ़ा था हमने, ठीक है। और फिर आपको बताया था कि एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि होगा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो देखो, एक्चुअल में ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का, एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में ये टॉपिक मिलेगा, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर, ठीक। तो देखो इसमें क्या है कि अगर मान लो कि हम पिछले क्लास का एक एग्जांपल लें कि जिसमें क्या हो रहा था, कैपेसिटर को कट कर रहे थे और उनके बीच का सेपरेशन बढ़ा रहे थे। तो देखो, ये इनिशियल केस है, एनर्जी स्टोर्ड कितना, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। जब वी नॉट वोल्ट की बैटरी से हमने इसको चार्ज किया और फिर उसके बाद इसको कट कर दिया तो एनर्जी कितनी है, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ठीक। अब जब इनके बीच के सेपरेशन को हमने बदला तो कैपेसिटेंस चेंज किया, लेकिन देखो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस कैपेसिटर के प्लेट के भी ऊपर और इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहा ना, ठीक। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखें कि इसकी एनर्जी क्या हो गई, चेंज कर गई। तो अगर इनमें देखा जाए तो इन दोनों फैक्टर में क्या चीज चेंज किया है, तो यहां पे आप बोलोगे कि सर इसमें जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वो डबल कर गई है, ठीक है। यहां पे अगर वॉल्यूम V है तो यहां पे इसका वॉल्यूम इस प्लेट के बीच का कितना है, 2V है, ठीक। तो यहां से एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एनर्जी जो होती है वो वहीं पे होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहे। जैसे कि अगर मान लो इसी कैपेसिटर की हम बात करें तो बच्चों कैपेसिटर जो है वो इस तरीके से है, कैपेसिटर के बताओ यहाँ पे प्लस माइनस क्यू हम लिखते हैं, ठीक। तो अंदर के सरफेस पे चार्ज होता है, जो भी कैपेसिटर का चार्ज होता है, बाहर के सरफेस पे उसका चार्ज कितना होता है, 0, इस तरीके से, ठीक। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैपेसिटर प्लेट के बीच में होती है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बाहर क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इसका मतलब बाहर के स्पेस में कैपेसिटर की एनर्जी नहीं है। एनर्जी पूरी कन्फाइंड कहाँ है, एनर्जी कन्फाइंड है इस वाले स्पेस में, कैपेसिटर के बीच के स्पेस में, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो जरा ये चीज लिख डालो और इसको हम स्टेटमेंट में लिखवा देते हैं। इस डायग्राम को बना लीजिए, उसके बाद लिखिए ये हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर था, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लो पूरा, लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज डबल इन सेकेंड केस देन दैट इन फर्स्ट केस, although capacitor has same charge and electric field in both cases. First off, the physical quantity that changes in second case is the volume of space between the plate in which electric field is present, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम आपने डबल किया, उसी वजह से कैपेसिटेंस भी तो बदला है, तो दोनों फैक्टर रिलेटेड है, ठीक है। तो लिखो सो इट कैन बी एज्यूम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो हमने अगर बात करें कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में एनर्जी कितनी होती है या कैपेसिटर की, किसी कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है, तो देखो इस कैपेसिटर का जिसका सी नॉट है, हमने इसको चार्ज किया वी नॉट वोल्ट के साथ, तो एनर्जी इस पे कितनी आ गई, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम जान चुके हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो U इज इक्वल टू 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर है, ठीक है, यही चीज है ना। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि हम वी नॉट को कितना लिख सकते हैं, अगर इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट मान ले, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 सी नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट A/d, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई
क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा कि ये जो एनर्जी है ये बराबर है 1/2, देखो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ठीक, एक डी कैंसिल हो गया, इंटू ई नॉट स्क्वायर। ठीक, अच्छा एरिया इंटू इनके बीच का सेपरेशन, ये क्या हम इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा U बाई वी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। यहां पे V क्या है, वॉल्यूम in which इलेक्ट्रिक फील्ड इज मौजूद, इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पे ये जो U बाई वी है इसको हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये हमने प्रूफ तो किया इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है अपने पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, ये प्रूफ किया हमने किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। लेकिन ये इन जनरल ये हर एक केस में अप्लीकेबल है। ठीक, तो यहाँ पे तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फिर आप क्या करोगे, अगर पूछा जाए कि भाई यहाँ पे एक छोटा सा हमने क्यूबिकल वॉल्यूम लिया, जैसे मान लो आपको ये बोला जाए कि यहाँ पे एक क्यूबिकल वॉल्यूम हम लेते हैं, ठीक, जिसका वॉल्यूम है V नॉट के बराबर, सॉरी V नॉट तो मान लो हमने इसके पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ले लिया, मान लो इसका वॉल्यूम A क्यूब है, A साइड का हमने एक क्यूब ले लिया कैपेसिटर के बीच का, और पूछे आपसे कि इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है। ठीक है, तो इस वजह से आप कहोगे कि V की जगह एक क्यूब रखेंगे और ले जाकर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है उतने वॉल्यूम में। ठीक, तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। अब आपको जिस वॉल्यूम में भी एनर्जी पता करना है, उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो इस क्वांटिटी से, आपको पता चल जाएगा कि उस वॉल्यूम में कितना एनर्जी है। ठीक, लेकिन ये तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे बच्चों, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है तो फिर क्या होगा, तो फिर अगर देखा जाए कि उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, देखिए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो उस केस में अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चीजों को सीखेंगे एग्जाम्पल से। तो लिखिए कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फॉर्मूले को लिखने के बाद लिखिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म then this formula can be written as du by dv is equal to 1/2 epsilon naught e square। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको dv वॉल्यूम में पूछा जाए, तो dv वॉल्यूम में जो du एनर्जी स्टोर्ड है वो बराबर हो जाएगा 1/2 epsilon naught e square मल्टीप्लाइड बाई dv, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम पूरे वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो ये तब का फॉर्मूला है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, du इज द एनर्जी प्रेजेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रेजेंट इन dv वॉल्यूम। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक, तो सबसे पहले चलो इसके ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन जो है वो जेईई एडवांस में भी आ चुका है, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेट करता है। यूनिट एंड डायमेंशन को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, इस वजह से ये एक फॉर्मूला यहाँ पे हम आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ये जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में भी यही एक ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसा ही कुछ। ठीक, तो वहां पे भी क्या है कि उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला, ये दोनों पूछा हुआ है जस्ट 2 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या है कि देखो पूछा गया फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में, तो अगर मान लो कि आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालते हो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालते हो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन फॉर्मूला का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करते हो उसको डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के, तो प्रोसेस लंबा जाएगा। ठीक, तो सबसे अच्छा ये है कि अपने को पता है ये फॉर्मूला कि डायमेंशन फॉर्मूला जो है अपने को एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का निकालना है, लेकिन अपने को पता है कि u बाई वी जो होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही तो u बाई वी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ना। तो जरा एक बार कैलकुलेट कर लो कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, जरा कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। कुछ याद है तुम लोग को यूनिट डायमेंशन, या सब तुम लोग अपने डायमेंशन के बाहर कर चुके हो वो सब चीजें? देखो, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन निकालना है जो कि बराबर होगा u बाई वी के डायमेंशन के। तो u कितना है बच्चा? u है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर टी माइनस 2 और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यूब। ठीक है, तो यहां से कितना मिला अपने को इसका फॉर्मूला? ml माइनस 1 टी माइनस 2 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं हम और चीजों को समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, देयर इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस given by E vector is equal to E naught I cap। ठीक है, E vector is equal to E naught I cap। Find total energy stored in a cubical volume of side length A placed at origin and sides along एक्सिस। ठीक, इसका मतलब कि एक क्यूबिकल स्पेस लेते हैं यहां पे और जिसका साइड जो है वो एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, इस तरीके से अब इस क्यूबिकल स्पेस में टोटल एनर्जी कितनी है इतने वॉल्यूम में, ये अपने को निकालना है। तो पहले तो ये देखो बच्चा, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? तो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अपने को ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से u बाई वी डायरेक्ट हम लगा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये बराबर है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के। ठीक, तो u की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की जगह कितना? ए क्यूब। ठीक, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, नीट में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। और चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिखिए एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम वी नॉट, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम वी नॉट considered in front of large conducting plate having surface charge density sigma, ठीक है, एक बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लो खुद से। तो एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, इनफाइनाइट बहुत बड़ा लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज होंगे और चार्ज डेंसिटी बच्चों कितना है? सिग्मा के बराबर। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे कंडक्टिंग नहीं दिया रहता, सिंपल ऐसा लिखा रहता कि इन फ्रंट ऑफ लार्ज कंडक्टिंग प्लेट, सॉरी इन फ्रंट ऑफ लार्ज चार्ज प्लेट, ये लिखा रहता, तो बच्चों जहां पे कंडक्टिंग वर्ड ना यूज करे, ठीक है, सिंपल प्लेट की बात हो, तो वहां पे आप उसको नॉन कंडक्टिंग ही समझोगे। ठीक है, ऐसा नहीं आर्गुमेंट करोगे कि यहाँ पे तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दिया नहीं है। ठीक है, तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जेई में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं,
वहाँ पे कंडक्टिंग का नाम नहीं दिया हुआ था और क्वेश्चन पूछ लिया था। और जिन बच्चों ने वहाँ पे कंडक्टिंग मानते हुए आंसर निकाला उनका गलत हुआ, और जो नॉन कंडक्टिंग मान के किया उनका सही हुआ। तो जब तक कंडक्टिंग लिखे ना या फिर मेटल का नाम ना दे कि आयरन है, एल्युमिनियम है, इस टाइप से, ठीक है, तब तक आप कंडक्टिंग का फॉर्मूला यूज नहीं करोगे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टिंग दिया हुआ है। तो अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो दो लेयर्स है ना चार्ज के, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। या फिर आप यहाँ पे गॉस लॉ यूज करोगे, तो एक मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूं इस तरीके से, ठीक, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के कितना होता है, 0। ठीक, तो अगर इस गॉस लॉ इसके लिए यूज करूं मैं इस ds एरिया के लिए, तो क्या लिखेंगे, E इंटू ई डॉट ds का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू ds, इसका E डॉट ds 0 होगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेटरल सरफेस एरिया का 0, और यहाँ पे इस वाले सरफेस से फील्ड पास करेगा, तो जो कि आ जाएगा E इंटू ds इज इक्वल टू, अब Q इन की जगह सिग्मा इंटू ds डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ds को ds मार दिया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, मैंने थोड़ा रिवाइज करवा दिया। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, यहां पे रखा हुआ है कंडक्टिंग प्लेट। अब अपने को ये बोला जा रहा है कि इसके सामने एक V नॉट वॉल्यूम हम ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी शेप का V नॉट वॉल्यूम है। ठीक है, ये नहीं जरूरी है कि ये क्यूबिकल हो या स्फेरिकल हो, ऐसा कुछ। ठीक है, V नॉट शेप, V नॉट वॉल्यूम है, बस इतना पता है अपने को। लेकिन क्योंकि लार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वो तो यूनिफॉर्म होता है ना, तो आप किसी भी शेप का लीजिए, कोई खास कोई फर्क है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो आप एक बार में इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड लिख सकते हो यहाँ पे कि U की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम V नॉट। ठीक है, अब E की वैल्यू बस आपको पुट कर देनी है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू V नॉट, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर V नॉट डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये एनर्जी स्टोर्ड हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूं मैं, ठीक है, ताकि उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिखिए क्वेश्चन, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एज, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एज, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट x अपॉन a I कैप, E नॉट x अपॉन a I कैप। आगे लिखिए, कंसीडर अ क्यूब एज शोन इन फिगर, कंसीडर अ क्यूब एज शोन इन फिगर। अब डायग्राम कुछ इस टाइप का है। देखो, इस तरीके से क्यूब दिया गया है। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो जेड एक्सिस के अंदर ये निकला हुआ है, नेगेटिव जेड एक्सिस के साइड में है ये। ठीक, तो इसका एक्स एक्सिस पे इसका एक साइड रखा हुआ है, इसका मतलब दूसरा साइड पीछे के साइड है। ठीक है, तो ये क्यूब है और ये पॉइंट दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए और ये है एक्स इज इक्वल टू 2a। ठीक है, लिखिए, फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंसीडर्ड क्यूबिकल वॉल्यूम, फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंसीडर्ड क्यूबिकल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, एक बार खुद से इस चीज को ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, आसान है। नीट में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। बहुत ही कम क्वेश्चन इस टॉपिक से नीट में आएंगे, क्योंकि इसमें अच्छा खासा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है।
जो कि सिंपल वाले क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका हूँ, वो 2 एग्जाम्पल हो गए। इसको देख लीजिए और एक और क्वेश्चन करा देंगे, उसको देख लीजिएगा, बस उतना बहुत है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनर्जी स्टोर टोटल क्यूब में निकालिए। क्या यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि क्यूब के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें? क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। तो सीधे सीधे हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर को ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो इसका मतलब इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वीक होगा, इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप एक बार में पूरा कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x दूरी पे एक बहुत पतला सा एक इसका प्लेट मानते हैं dx विड्थ का। ठीक है, तो इसका वेरिएशन बच्चों है, इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपको दिया हुआ है x में। अब देखो इस तरीके से हमने एक रीजन मान लिया। ठीक है, अब ये जो रीजन हमने कंसीडर किया है इसका वॉल्यूम मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूं, ये वॉल्यूम। ठीक, तो इतने वॉल्यूम में क्या dx विड्थ, ये जो dx विड्थ हमने माना है x दूरी के बाद, ये डिस्टेंस कितना है? x के बराबर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? dx। ठीक, तो क्या उस dx विड्थ में हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप x में बढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बस x के हिसाब से चेंज कर रहा है, y में और z में जाने पे चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, x में फील्ड वेरी कर रहा है। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे x चलने के बाद एक पतला सा एक dx विड्थ का हमने एक स्क्वायर प्लेट मान लिया। ठीक है, अगर सामने से देखें तो ऐसा ये दिखाई देगा, इसका विड्थ कितना है? dx। अब ये dx इतना पतला है कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को नहीं मान रहे, ये मान रहे हैं कि उस dx के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक? x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू 2a तक। ठीक है, तो इसको मैं देखो सॉल्व करने जा रहा हूं, आप लोग देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो देखो जो एनर्जी है du अपॉन dv ये बराबर हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जगह कितना? ई नॉट एक्स अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक, अच्छा फिर उसका dv की वैल्यू बताओ, dv की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो इसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? dx। ठीक, तो इसका मतलब इस ये जो हमने एक स्ट्रिप लिया है, मतलब कि स्ट्रिप नहीं, एक स्क्वायर प्लेट dx विड्थ का, ठीक है, उसका वॉल्यूम होगा ए स्क्वायर इंटू dx। ठीक, तो du की वैल्यू आ गई, देखो बच्चों हाफ एप्सिलॉन नॉट dv जाके मल्टीप्लाई किया ई नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dv मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू dx, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ये du की वैल्यू आ गई। ठीक, अब टोटल एनर्जी चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन a से लेके 2a तक। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। देखिए तो u की एनर्जी हो गई u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ पे a से लेके 2a तक। तो ये हो गया 3 1/6, तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 8 - 1 मतलब 7a क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 7/6 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर a क्यूब के बराबर।
ठीक है, ये एनर्जी होगी। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद कुछ होमवर्क दूंगा मैं आपके लिए। लिखिए क्वेश्चन, देयर इज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, देयर इज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू लिखिएगा, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड in an imaginary spherical shell, in an imaginary spherical shell of inner radius r1 and outer radius r2 with point charge plus q at its center। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक प्लस क्यू चार्ज है, उसके चारों तरफ एक R1 रेडियस, इनर रेडियस R1 का और आउटर रेडियस R2 का। ठीक है, हमने एक शेल माना। ठीक है, मतलब शेल मानने का मतलब किस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, इस वाले वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये जो वॉल्यूम है। ठीक है, इस वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है ये अपने को निकालना है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपने को पता है, और क्या ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं, निकल जाएगा वॉल्यूम। तो क्या हम ऐसा कर दें कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि यहां पे भी है। जैसे जैसे आप यहां से यहां बढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहां पे भी अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है। इस शेल में अपने को क्या चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड अपने को पता करना है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज Q है यहां पे, यहां से x दूरी पे एक dx विड्थ का, ठीक है, ये dx विड्थ का हमने एक शेल माना। ठीक, ये dx बच्चों इतना पतला है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम 0 मान सकते हैं। मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड x पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड x प्लस dx पे है। ठीक है, तो ये जो शेल हमने माना है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट मान सकते हैं। यही इंटीग्रेशन का तरीका होता है। पहले आप क्या करो, एक वेरिएबल के लिए लिख डालो एक्सप्रेशन को, फिर उसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक, तो क्या हम इस x और यहां पे इसका विड्थ कितना है, तो बच्चों इसका विड्थ है dx के बराबर। ठीक है, तो क्या हम इस dx विड्थ के वॉल्यूम में क्या हम एनर्जी स्टोर्ड लिख सकते हैं? जी हाँ, तो देखते हैं जरा, dv बता दो, इसका dv कितना होगा, तो dv होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। कैसे, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इसका पूरा सरफेस एरिया हो गया, और इसकी चौड़ाई कितनी हुई, dx, तो वॉल्यूम हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। या फिर इसका एक और तरीका बताता हूं मैं, जब भी dv या dA ये सब निकालना हुआ तो, ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई x क्यूब के बराबर। अब dv/dx जरा निकाल दो, कितना हुआ, तो dv/dx हो जाएगा 4/3 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, पावर 1 से कम हुआ, 3x स्क्वायर आएगा ना, 3x स्क्वायर ये आ गया। ठीक, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो dv को लिखा जा सकता है, dx जाकर मल्टीप्लाई हुआ 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये dv की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अगर इसको सॉल्व करें आगे, तो देखो अपने को टोटल इंटीग्रेट करके एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो देखा जाए तो dv की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अपने को सॉल्व करना है टोटल एनर्जी। तो देखो du को लिख रहे हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट du/dv, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, x दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहां से du की वैल्यू हो जाएगी
1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसको स्क्वायर किया तो बचेगा q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर x टू द पावर 4, और वॉल्यूम आ जाएगा 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx। ये वॉल्यूम हो गया। ठीक, अब अपने को कितने से कितने के बीच की एनर्जी पता करनी थी, तो वो पता करनी थी R1 से लेके R2 के बीच की। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो U होगा ये हो जाएगा 1/2। देखो जो कटे उसको काट दो, तो यहां से 4 से 4 जाएगा, 4 इंटू 2 8 बचेगा, तो 1/8। एक पाई से पाई गया तो एक पाई बचा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर बचा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जा चुका है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चीज। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक। ठीक है, ये करेंगे। जरा सॉल्व करके देखो, -1 अपॉन एक्स आएगा, और इसको सॉल्व करके देखोगे तो q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये आंसर आया इसका। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो तरीका हमने बताया है, इसी के बेसिस पे आप एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, उसको करिएगा। लिखिए क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली वैसे ही मैंने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला है, मैं आपको लाइन चार्ज के लिए देता हूं। ठीक है, कि मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है अगर। लिखिए, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस R1 and outer radius R2 having length L if there is an infinite long line charge carrying linear charge density lambda and lying along the axis of cylindrical shell, lying along the axis of सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, तो देखो डायग्राम इसका कैसा बनेगा, तो ये एक लाइन चार्ज है। ठीक है, और फिर हम एक सिलेंड्रिकल शेल मानते हैं, इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 का। ठीक है, और लेंथ L। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से ये हमने सिलेंड्रिकल शेल माना। तो ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2। ठीक, तो इस रीजन के अंदर, ये जो रीजन है ना, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है ये आपको पता करना है। ठीक, तो आपको पता है सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो x दूरी पे एक dx विड्थ का एक शेल मान लोगे। ठीक है, तो x दूरी पे एक dx विड्थ का शेल मान लेंगे आप। ठीक, इस तरीके से, और फिर उस dx विड्थ में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये निकाल लो। ठीक है, ये मैं बस बाहर वाला ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो ये जो dx विड्थ है इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये आप निकाल लीजिए, और उसको फिर इंटीग्रेट कर दीजिए R1 से लेके R2 तक। ठीक है, आई होप आप ये लोग कर लोगे आसानी से, इसको कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है, लिखो, ये भी होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, और यहां से स्टार्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा के एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करवाएंगे, और फिर आपको डायलेक्ट्रिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, लिखिए क्वेश्चन, देयर इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस R, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन गिविंग चार्ज प्लस Q, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट giving charge plus Q to metallic sphere if charge is bought from infinity। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर में भी करवाया हुआ है,
कैपेसिटर में करवाया हो कि एक स्फीयर लिया था r रेडियस का और इसके ऊपर dq चार्ज इंफिनिटी से लाके डाल रहे थे और पूरा वर्क डन हमने कैलकुलेट करवाया था और बोला था वही वर्क डन एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर भी होगा। ठीक है, तो याद करिएगा इसका क्या आंसर आया था। ठीक है, उसी चीज को फिर से सॉल्व कर लो एक बार। इसका सेकंड पार्ट लिखिए इस क्वेश्चन का। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द स्पेस ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक, इसका मतलब क्या बोला गया, ये तो कैलकुलेट कर लोगे, इसका आंसर कितना आता है बच्चा, Q/8πε0 r। सॉल्व करना, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताने जा रहा हूं, देखो अब आपको सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब कि ये 12ε0 e² जो है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी ना पर यूनिट वॉल्यूम, तो बोला जा रहा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पता करिए। तो बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हुई, 0। ठीक, और जो भी एनर्जी है, अगर ये चार्ज शेल है पूरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर स्पेस में होगा पूरे r रेडियस से इंफिनिटी तक। इसका मतलब ये जो एनर्जी है वो पूरा r रेडियस से इंफिनिटी तक फैली हुई है। और जरा उसको 12ε0 e² से इंटीग्रेट करके r से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना। ठीक है, और देखना आंसर एग्जैक्ट यही आएगा। इसका मतलब कि जो अभी तक हम आइसोलेटेड कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी कैलकुलेट करते थे, ठीक है, वो एक्चुअल में एनर्जी होती कहां थी, बाहर के स्पेस में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में इसको समझाएंगे। यहाँ पे आपको एक लॉजिक दे दिया है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की एनर्जी आखिर में होती कहाँ पे है। ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में और बाकी चीज़ों को सीखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।